हेलो एवरीवन। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 की नई भर्ती आ चुकी है। इसमें टोटल 12,199 पदों पर भर्ती आई है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार एसएससी में, उसके जीके और जीएस सेक्शन के पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। अब ये जो हमारा एनालिसिस होगा ये बिहार एसएससी के लिए जो इंटर स्तरीय प्रैक्टिस वर्क बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, उस बुक से करेंगे। और उस बुक में आप जब देखने की कोशिश करेंगे तो उस बुक में आपको 25 मॉडल प्रैक्टिस पेपर है और वहीं पर 5 है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो पिछले साल आए हैं। तो हमारा काम होगा कि जो भी जीके और जीएस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले उन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग लेक्चर्स बनाए जाएंगे जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मेन फोकस होगा इस वीडियो में कि जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ना छूटे, उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। और उसके साथ साथ जीके के साथ साथ जो जीएस के क्वेश्चन हैं, इन दोनों ही टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। एग्जाम जो हुआ था 8 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि जो 10 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसके पेपर के एनालिसिस को। साथ ही 2017 में जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उस पर लेक्चर बनाया जा चुका है। आप इसके प्लेलिस्ट में इसे पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इस एक्सरसाइज को। देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है 5 अंकीय, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हमें बनाना नहीं है, ये भी मैथ से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन 2 अंडा, ऑप्शन 3 कपास और ऑप्शन 4 चांदी। तो आखिर रजत क्रांति से कौन जुड़ा है? तो आप याद रखेंगे एक चीज कि रजत क्रांति जो है भारत में कपास उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि जो कपास है, ठीक है, उसके जो रेशे होते हैं उसे चांदी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो ये कपास है इसे बोला जाता है सफेद सोना, ठीक है। तो आप 3 बातें याद रखेंगे। जो कपास है वो रजत क्रांति से जुड़ा है, दूसरी बात जो कपास है उसे सफेद सोना भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5वां भी यही है, 6ठा भी यही है। ये रहा 7वां क्वेश्चन। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ था? ठीक है, जो आप कहते हो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 5 सितंबर 2013, 1 अप्रैल 2014, 1 फरवरी 2013 या फिर 1 फरवरी 2014। तो यहाँ पर जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने 1 फरवरी 2014 को, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। लेकिन किस जगह से? तो याद रखेंगे जो पटना के बरहा गांव है ना, वहां के पुनपुन ब्लॉक से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 1 फरवरी 2014 को ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, 1 फरवरी 2014। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से है। 9वां ये भी मैथ्स, 10वां मैथ्स। ये रहा 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता था? ठीक है, ऑप्शन 1 स्टीव स्मिथ, ऑप्शन 2 डेविड वार्नर, ऑप्शन 3 विराट कोहली या फिर ऑप्शन 4 रविचंद्रन अश्विन। तो आखिर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे कि जो विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद इसके बारे में एक और चीज जान ले कि यह दूसरी बार था जब कोहली ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जीता था, ठीक है। उसके बाद चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 विराट कोहली विल बी द आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला है, ये भी देख ही लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर
टहलना, दौड़ना, सोना या बातचीत करना। तो इन सभी में देखिए ये जो टहलना, दौड़ना या सोना है ये सब पर्सनल चीज़ें हैं, यानी कि इसमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बातचीत करना है उसमें तो कोई और चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4। खैर अगले प्रश्न की ओर, जीके का क्वेश्चन देखना है हमें। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तांबा अयस्क का। ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 उड़ीसा और ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक आखिर कौन है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा अयस्क का उत्पादन होता है। याद रखेंगे एक चीज़ कि जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, इसके साथ साथ यह देश के उत्पादन में 50% से भी अधिक उत्पादन करता है। यानी कि जो तांबा अयस्क है वो 50% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से हमें मिलता है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? ठीक है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, ऑप्शन 2 फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन 3 आयरन सल्फेट और ऑप्शन 4 क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो मूर्खों का सोना है इसका ये होता है FeS2। आयरन पायराइड्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट या फिर इसे आयरन डाइसल्फाइड भी बोलते हैं। इसे मूर्खों का सोना बोला जाता है। क्यों बोलते हैं आखिर? क्योंकि ये जो आयरन पायराइट है या FeS2 है, ठीक है, इसका जो चमक है ना, इसके कारण लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ये सोने के तरह दिखने वाला एक ये है, अयस्क है। इसी वजह से इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, इसके देखने की वजह से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी रीजनिंग से, ये मैथ्स रीजनिंग, ये वाला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन 1 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 2 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 3 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 4 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या आंसर होगा हमारा? तो जो मनुष्य है उसके शरीर का तापमान कितना होता है? तो उसका तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप कह सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो रीजनिंग है, फिर भी देख लेते हैं। न्यायालय उसी प्रकार न्यायाधीश से संबंधित है जिस प्रकार अस्पताल संबंधित है डैश से। तो न्यायालय में कौन काम करता है? न्यायाधीश, यही सारा केस हैंडल करते हैं। सबसे मुख्य कौन है न्यायालय में? न्यायाधीश। उसी तरीके से जो अस्पताल है उसमें रोगी को कौन देखते हैं? डॉक्टर। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आम। आम जो है वो वास्तविक फल का उदाहरण है। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? ऑप्शन 1 गंडमाला, ऑप्शन 2 एनीमिया, ऑप्शन 3 बेरी, ऑप्शन 4 कालाजार। तो आखिर कौन है संक्रामक रोग? ऑप्शन 1 गंडमाला। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गंडमाला है इसी को बोलते हैं गोइटर, और ये होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, ये आयोडीन की कमी से होता है। वहीं पर अब दूसरा है हमारा एनीमिया। जो एनीमिया डिजीज है वो आयरन की कमी से होता है। तो जहां पर कोई चीज कमी के कारण हो वो तो संक्रामक हो नहीं सकता। संक्रामक का मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी या एक किसी जीव से दूसरे जीव में जो फैल जाए उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। तो ये तो कमी से है। जो बेरी है ये विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये सभी तो किसी ना किसी चीज के कमी से हो रहा है। लेकिन जो कालाजार है, ठीक है, कालाजार एक आप कह सकते हो एक
पैरासाइट के वजह से होता है जिसका नाम होता है विसेरल लिशमैनियासिस। ठीक है, विसेरल लिशमैनियासिस। ठीक है, इसी के कारण कालाजार होता है। तो ये जो है, जो आप कह सकते हो सैंड फ्लाई जो होता है, यानी कि रेत मक्खियाँ जो होते हैं, उनके काटने से मनुष्य में ये फैल जाता है। ध्यान रखेंगे कि होता किसके द्वारा है, तो ये एक मक्खियों की एक प्रकार है जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई या रेत मक्खियाँ। तो उन मक्खियों में जिन मक्खियों में एक आप कह सकते हो एक पैरासाइट प्रेजेंट हो, विसेरल लिशमैनियासिस, उसके वजह से ये कालाजार फैलता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कालाजार है वो एक जीव से दूसरे जीव में फैलता है, इसलिए यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कालाजार, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेसिडेक्स, ठीक है, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन 3 भूमि विकास बैंक, या ऑप्शन 4 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो जो रेसिडेक्स सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखेंगे जो रेसिडेक्स सूचकांक है ये नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अद्यतन किया जाता है। ठीक, दूसरी बात, ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है जिसको बोलते हैं NHB, ठीक है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली शीर्ष स्तरीय आवास वित्त संस्थान है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो भारत है, भारत में आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को यह नियंत्रित भी करती है। दूसरी बात, ये जो है इसकी शुरुआत 2007 में कर दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो 2007 में शुरुआत करने के बाद 2015 में से बंद कर दिया गया। 2015 में बंद करने के बाद फिर दोबारा से 2017 में सही तरीके से इसकी शुरुआत की गई। तो हमें ध्यान रखना है जो रेसिडेक्स है, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक NHB द्वारा जारी किया जाता। ऑप्शन A विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा है बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मधेपुरा, ऑप्शन 2 रोहतास, ऑप्शन 3 सहरसा और ऑप्शन 4 गया। तो जो सिंहेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका मधेपुरा में स्थित। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 नैरोबी, ऑप्शन 2 जेनेवा, ऑप्शन 3 कानकुन या ऑप्शन 4 ब्यूनस आयर्स। तो जो 2017 में WTO की जो मंत्री स्तरीय बैठक थी वो थी 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को कि जो बैठक हुई थी वो थी 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक। और दूसरी बात जो आप कह सकते हो कि ये किस जगह पर हुआ था, तो ये हुआ था ब्यूनस आयर्स में। याद रखेंगे इस चीज को कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय जो बैठक का आयोजन ब्यूनस आयर्स में हुआ था। ठीक है, और ये जो ब्यूनस आयर्स है ये किस जगह पर है, किस देश के अंदर है? तो ये है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो देश है उसी के अंदर आपका आता है WTO का जो ये आपका आयोजन हुआ था अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स जो जगह है वो उसी जगह पर, और 2017 दिसंबर में वहीं पर मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? सौर तालाब की स्थापना, ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 गुजरात। तो सौर तालाब की जो स्थापना है वो पहली बार भारत में कहाँ की गई थी? तो याद रखेंगे जो भारत का पहला सौर तालाब है वो गुजरात के कच्छ डेयरी में बनाया गया था। ठीक है, गुजरात के कच्छ डेयरी में पहला बनाया गया था पहला सौर तालाब। ठीक है, और दूसरी बात जो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर, इस सौर तालाब के अंदर, इसमें संयंत्र से लगभग 80,000 लीटर पानी को गर्म की जा सकती है, यानी कि
80,000 लीटर पानी जो है सौर ऊर्जा के मदद से गर्म की जाती है। गुजरात के कच्छ में जो ये पहला सौर तालाब बनाया गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये मैथ से रिलेटेड है, इसे नहीं देखेंगे। 28 ये भी देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। सबसे विषम शब्द कौन होगा? पहला कवि, दूसरा प्रकाशक, तीसरा लेखक और चौथा उपन्यासकार। तो इसमें ये कवि, लेखक और उपन्यासकार ये लिखने का काम करते हैं, वहीं पर जो प्रकाशक है वो इन सबको प्रकाशन करता है। इन सभी जो भी ये लिखते हैं उसका प्रकाशन करता है। तो यही विषम शब्द होगा आपका प्रकाशक। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार का है? ऑप्शन 1 माउंट एटना, ऑप्शन 2 माउंट विसुवियस, ऑप्शन 3 कोटोपैक्सी, ऑप्शन 4 माउंट किलिमंजारो। तो कौन सा ज्वालामुखी जो है वो डोरमेंट के प्रकार का है? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। जो आपका माउंट किलिमंजारो है ये आपका डोरमेंट ज्वालामुखी का एक प्रकार है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा है मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? मिसाइल जो है उसका ध्वनि वेग कितना होता है? ऑप्शन 1 140 से 150 डीबी, ऑप्शन 2 200 से 210 डीबी, ऑप्शन 3 150 से 160 डीबी और ऑप्शन 4 है 180 से 190 डीबी। तो याद रखेंगे जो भी मिसाइल है उसकी जो तीव्रता है या उसकी जो ध्वनि वेग है वो लगभग 180 से 190 डेसिबल होती है, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। तो इस मिसाइल के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी ध्वनि वेग हमें जान लेनी चाहिए। जो सायरन है उसकी ध्वनि वेग होती है 190 से 200, यानी कि मिसाइल से भी ज़्यादा। तो सायरन है वो है 190 से 200 उसकी वेग हो जाती है, 200 डेसिबल। वहीं पर जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उसकी मिसाइल से थोड़ी कम होती है, जो होती है 160 से 170। जो ऑर्केस्ट्रा है उसकी तीव्रता यानी कि उसकी ध्वनि वेग जो है वो होती है आपको 100 से 110। ठीक है, वहीं पर जो लाउड स्पीकर बजाते हैं उसकी तीव्रता होती है 70 से 80 डेसिबल तक। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये तो रीजनिंग का है। अगले प्रश्न ये रहा, पाइका आंदोलन। पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन 1 गोविंद गुरु, ऑप्शन 2 रत्न नायक और ऑप्शन 3 वीर पांड्या या ऑप्शन 4 बल्थी जगबंधु। तो आखिर पाइका जो विद्रोह था वो कब हुआ था, पहले हमें ये जान लेना चाहिए। तो पाइका विद्रोह सन 1817 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और पाइका विद्रोह किस जगह पर हुआ था? तो ये उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन था। तो पाइका आंदोलन की शुरुआत 1817 में हुई थी। किस जगह पर? तो ये उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, उसके बाद किसके खिलाफ? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। और ये कैसा विद्रोह था? ये सशस्त्र था। और यहाँ पर जो इसके आप कह सकते हो नायक कौन थे? तो ये थे बख्शी जगबंधु, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। जगबंधु जो थे वो पाइका आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन 2 है बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन 3 है बच्चों के लिए विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था करना और ऑप्शन 4 है बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए अभियान चलाना। तो याद रखेंगे जो मिशन इंद्रधनुष है उसका मुख्य उद्देश्य था बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 में। ठीक है, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंगोला की राजधानी कहाँ है? जो अंगोला है उसकी राजधानी किस जगह पर है? तो याद रखेंगे ये भी कि यह जो
आप कहते हैं अंगोला देश है, ये कहाँ पर है? तो ये अटलांटिक तट पर स्थित है, ठीक है। और यह देश का, इस देश का यानी कि अंगोला के अंदर उसकी जो राजधानी है वो है लुआंडा। तो लुआंडा जो है वो अंगोला की जो राजधानी होने के बावजूद ये सबसे बड़ी शहर भी है उस जगह की, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, धनुष मिसाइल प्रहार करता है, कहां से कहां तक प्रहार करेगा? ऑप्शन 1 सतह से हवा में, ऑप्शन 2 सतह से सतह पर, ऑप्शन 3 हवा से सतह पर, और ऑप्शन 4 है हवा से हवा में। तो जो धनुष मिसाइल है वो किस तरीके से प्रहार करता है? तो याद रखेंगे जो धनुष मिसाइल है वो सतह से सतह पर वार करता है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन 1 न्यायमूर्ति HL दत्तू, न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति शिवराज B पाटिल, और ऑप्शन 4 है न्यायमूर्ति श्री JS वर्मा। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष, एक्चुअल में जब ये प्रश्न पूछा गया था यानी कि 2018 में, तो उस समय जो भारत के जो भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, जो रिटायर कर जाते हैं, वही बनते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो उस समय जो 2016 से 2020 तक जो थे वो थे HL दत्तू, ठीक है, न्यायमूर्ति HL दत्तू। लेकिन वहीं पर अभी के वर्तमान समय में 2020 के बाद अभी जो वर्तमान समय में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो है आपके अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो रिटायर कर जाते हैं वही बनते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो उस समय के लिए न्यायमूर्ति HL दत्तू, लेकिन वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो इस समय है अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन 1 रक्त का पतला हो जाना, ऑप्शन 2 वायुमंडलीय दाब का बढ़ना, ऑप्शन 3 तापमान का बढ़ना, और ऑप्शन 4 वायुमंडलीय दाब का घटना। तो देखेंगे जब भी आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जो वायुमंडलीय दबाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ऊंचाई बढ़ती है और वायुमंडलीय दाब घटती चली जाती है, जिसके कारण जो आपका ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और नाक से हमें रक्त निकलते हुए नजर आ जाती है। तो ये होगा आपका ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, वायुमंडलीय दाब का घटना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीजें होती हैं? आपके पास ऑप्शन 1 इथेन, ऑप्शन 2 मीथेन, ऑप्शन 3 प्रोपेन, और ऑप्शन 4 ब्यूटेन। देखिए इसके अंदर जो भी प्राकृतिक गैसेस है ना, इसमें लगभग 95%, ठीक है, 95% मीथेन का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर जो 4% है वो होता है आपका इथेन। 4% होगा इथेन, और जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन प्रेजेंट होता है। तो सबसे प्रमुख अवयव होगा आपका मीथेन। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन, ठीक है। चलिए अगले। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? आखिर किस साल जो जिला पदाधिकारी थे जैक्सन उनकी हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन 1 1911, ऑप्शन 2 1908, ऑप्शन 3 1912, और ऑप्शन 4 1909। तो आखिर किस वर्ष हत्या कर दी गई थी ये आपको बताना है। तो देखिए हमें इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जैक्सन थे, ठीक है, जो जैक्सन थे वो जिला मजिस्ट्रेट भी थे, तो उनकी जो हत्या कर दी गई थी वो 1909 में की गई थी। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। लेकिन कितने तारीख को? तो 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन जिला पदाधिकारी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद इसकी हत्या किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य ही थे, उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी। उनका नाम था करकरे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे।
उसके बाद इसी चीज को बोला जाता है नासिक षड्यंत्र केस। और इसके बाद, इस हत्या के बाद अभिनव भारत सोसाइटी के 27 सदस्यों को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें सजा दे दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके ऑप्शन क्या क्या है? तो इसके ऑप्शन हमारे पास है निर्मला सीतारमन, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज और इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इंदिरा गांधी ही सबसे पहली महिला रक्षा मंत्री थी। आइए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? ठीक है, ऑप्शन 1 तांबा, ऑप्शन 2 सोना, ऑप्शन 3 हीरा और ऑप्शन 4 चांदी। देखिए, कुचालक यानी कि जिसमें से विद्युत पास ना हो सके, ठीक है, विद्युत उसमें से प्रवाह ना कर सके। तो तांबा, सोना और चांदी, इन तीनों, ये तीनों ही धातु हैं और इन सब में से जो विद्युत है वो उसमें से प्रवाह कर सकता है आसानी से, लेकिन जो हीरा है उसमें से वो विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन 1 7 दिनों में, ऑप्शन 2 15 दिनों में, ठीक है, ऑप्शन 3 है आपका ऑप्शन 3 20 दिनों में या ऑप्शन 4 14 दिनों में। तो आखिर कितने दिनों में आप कह सकते हैं कि बिहार के मुखिया द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा कि जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत में जो मुखिया, जो आप कह सकते हो मुखिया होते हैं, वही बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाते हैं। तो ये कितने दिनों में बुला सकते हैं? तो ये 15 दिनों में, ठीक है। तो 15 दिनों में बैठक बुलाई जा सकती है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में जो स्वराज दल बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 मौलाना मोहम्मद शफी, ऑप्शन 2 नारायण प्रसाद, ऑप्शन 3 अब्दुल बारी सिद्दीकी, ऑप्शन 4 कृष्ण बल्लभ सहाय। तो बिहार के स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे ये चीज़ कि जो बिहार के स्वराज दल हैं उसके अध्यक्ष थे आपके नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद ही इसके अध्यक्ष थे। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो आप कह सकते हैं कि 26 फरवरी 1923 को पटना में स्वराज पार्टी का गठन भी कर दिया गया था, ठीक है। और जो नारायण प्रसाद थे वो कहाँ के थे? वो छपरा के रहने वाले थे। तो छपरा के नारायण प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। वहीं पर जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, ठीक है, ये आप नाम देख रहे हैं, इन्हें बनाया गया था, इन्हें सचिव के रूप में चुना गया था। और वहीं पर KB सहाय और हरनंदन सहाय को सहायक सचिव चुना गया था, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद छपरा के। वहीं पर जो आपके अब्दुल बारी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो थे आपके सचिव, और KB सहाय और हरनंदन सहाय सहायक सचिव के रूप में चुने गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन अ फ्री स्टेट की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 विक्रम सेठ, ऑप्शन 2 रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन 3 VS नायपॉल और ऑप्शन 4 खुशवंत सिंह। तो इन अ फ्री स्टेट जो थे वो एक उपन्यास है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो की थी वो थे VS नायपॉल। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, यानी कि VS नायपॉल ने इन अ फ्री स्टेट की रचना की थी। दूसरी बात, उन्होंने जो ये उपन्यास लिखी थी उसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। 1971 में इन अ फ्री स्टेट का आप कह सकते हैं कि इसका जो आपका प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1971 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 है अल्टमैन, ऑप्शन 2
डी ड्यूव ऑप्शन 3, पेलाडे ऑप्शन 4, टी बोवेरी। इन सभी में से किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? तो इसका याद रखेंगे, जो रिचर्ड एल्टमैन है उन्हें ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। दूसरी बात, रिचर्ड एल्टमैन जो है इन्होंने 1890 वर्ष 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। और उन्होंने जब इसे खोजा था तो उसका नाम दिया गया था, उन्होंने इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट, ठीक है। और उन्होंने किस तकनीक के द्वारा इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? तो वो की थी एक तकनीक है जिसका नाम है, आप कह सकते हैं, डाई तकनीक। तो डाई तकनीक के द्वारा उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और इसका नाम क्या रखा था? बायोब्लास्ट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? अब अभी के हिसाब से देखा जाए तो इसरो के अध्यक्ष कोई और है, लेकिन ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है तो उसके हिसाब से हमें जानना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो 2018 में उस समय थे के सिवान। तो के सिवान होंगे इसरो के अध्यक्ष। लेकिन अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि अभी कौन है इसरो के अध्यक्ष, तो वो होंगे एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। तो याद रखना है हमें, इसरो के जो अध्यक्ष हैं उसमें दो चीजें हैं। पहला, के सिवन 2018 में थे, लेकिन अभी के समय, वर्तमान समय में 2022 में एस सोमनाथ हैं इसरो के अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एस्परगिलस, ठीक है, एस्परगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन 1 अल्कोहल, ऑप्शन बी डबल ब्रेड, ऑप्शन 3 विटामिन बी, ऑप्शन 4 पनीर। तो आखिर किसके निर्माण में एस्परगिलस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है। एस्परगिलस मतलब फफूंदी, और फफूंदी का काम होता है अल्कोहल को बनाने में। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 पुणे, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 चेन्नई और ऑप्शन 4 लखनऊ। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री किस जगह पर है? इसे ही बोला जाता है NMNH, मतलब राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की। एक और चीज इसके बारे में जान ले कि ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ठीक है, NMNH जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और वहीं पर जो इसे खोला गया था वो खोला गया था 1978 में। तो स्थापना हुई NMNH की 1972 में, लेकिन इसे खोला गया 1978 में। ये कहाँ पर स्थापित है? ये न्यू दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना, ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया? ऑप्शन 1 1992, दूसरा 1998, तीसरा 1995 और चौथा 1997। तो बैंकिंग लोकपाल योजना जो है इसको कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे, जो बैंकिंग आप कह सकते हैं लोकपाल योजना जो है, इसे लागू किया गया था 1995 में, ठीक है। तो इसके लागू किसने किया था बैंकिंग लोकपाल योजना? तो बैंक से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उसे लागू करने वाला है RBI। तो RBI ने बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की थी 1995 में, ठीक है। चलिए अगले में। निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? 1 कैलिडियोस्कोप, दूसरा गैलीलियन टेलीस्कोप, तीसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप या चौथा पेरिस्कोप, ठीक है। तो जो पनडुब्बी है उसमें जो उपयोग किया जाता है आपका उपकरण वो है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का ही उपयोग किया जाता है पनडुब्बियों में, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें कुछ ये रहा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 नागालैंड और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो आखिर किस जगह पर लिपुलेख दर्रा स्थित है? ऑप्शन 1 है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा नागालैंड और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो जो लिपुलेख है वो आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। दूसरी बात, एक और चीज जान लीजिए, जो लिपुलेख है वो उत्तराखंड, ठीक है, जो भारत में है, और वहीं पर तिब्बत, इस दोनों के बीच सीमा पर स्थित है यह एक हिमालयी दर्रा, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो चीन और भारत, मतलब तिब्बत और भारत के बॉर्डर पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व शांति सूचकांक, ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? तो जो भारत का स्थान था वो था 137, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत का 2017 में वैश्विक शांति सूचकांक था 137। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन 1 राजराज, ऑप्शन 2 तैलप द्वितीय, ऑप्शन 3 राजेंद्र द्वितीय या ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रथम। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है आखिर इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो इसका उत्तर जान लीजिए, जो इसका उत्तर होगा राजराज, ठीक है। इन्होंने ही जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण कराया था। ये है कहाँ पर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तंजौर में है, ठीक है, तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। और इसे बनाया कब? इसे बनाया गया था 1010 ईस्वी में, और उस समय जो राजा थे वो थे राजराज, ठीक है। और जो राजराज थे वो किस साम्राज्य के थे? वो थे चोल साम्राज्य के। तो चोल साम्राज्य के राजराज हमने 1010 ईस्वी में तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका एसआई मान क्या है? ऑप्शन 1 गॉस, ऑप्शन 2 वेबर, ऑप्शन 3 टेस्ला, ऑप्शन 4 वोल्ट। तो आखिर इसका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या होगा? तो याद रखेंगे जो वेबर है, ठीक है, वेबर ही चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान होता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स किसका अयस्क है? ऑप्शन 1 टीन, ऑप्शन 2 पोटेशियम, ऑप्शन 3 सोडियम, ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम। तो जो बोरेक्स है ना, बोरेक्स जो है वो सोडियम का अयस्क है, ठीक, सोडियम का अयस्क है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 टोलेमी, ऑप्शन 2 स्ट्रेबो, ऑप्शन 3 प्लिनी और ऑप्शन 4 मेगास्थनीज। जो नेचुरल हिस्ट्री है उसकी रचना आखिर किसने की थी? तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना जो की थी वो है आपके प्लिनी साहब ने, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? पटना, गया, जगदीशपुर और सासाराम। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। जो बाबू वीर कुंवर सिंह है वो जगदीशपुर से थे। ये तो हर एक परीक्षा में फिक्स क्वेश्चन होता है कि इस वीर कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है। ऑप्शन 1 खुले वातावरण में धूम्रपान, दूध, नदी का गंदा पानी और जल में चीनी का घुलना। तो ध्यान रखेंगे जो वास्तविक विलयन है वो होता है जल में चीनी का घुलना, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, जल में चीनी का घुलना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन 1 बड़ी आंत, ऑप्शन 2 पित्ताशय, ऑप्शन 3 यकृत, ऑप्शन 4 अग्नाशय। तो मानव शरीर में जो स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यकृत, ठीक है। जो लीवर है आपका, ये मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखेंगे कि जो यकृत है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के साथ साथ सबसे बड़ा
आंतरिक अंग भी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यकृत पूछा जा रहा है आपसे कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो पहली तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका हो जाएगा अग्नाशय। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अग्नाशय जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? ऑप्शन 1 कोपेनहेगन, ऑप्शन 2 त्रिपोली, ऑप्शन 3 अदन, ऑप्शन 4 विशाखापट्टनम। तो पोर्ट ऑफ कॉल जो है, ठीक है, ये कौन से बंदरगाह का उदाहरण है? तो याद रखेंगे ये चीज कि जो अदन, ठीक है, अदन होगा आपका आंसर। ठीक, इसके बारे में और जान ले। जो पोर्ट ऑफ कॉल है यह एक मध्यवर्ती बंदरगाह है जहां पर जहाज माल की आपूर्ति, मरम्मत या ट्रांसशिपमेंट के लिए साधारण ढंग से रुकते हैं। ठीक है, कार्गो या यात्री जो है, यात्री जहाज पोर्ट ऑफ कॉल पर कार्गो को डिस्चार्ज या लोड करने या यात्रियों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुकता है। ठीक है, अदन का बंदरगाह पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के साथ एक अनूठा पोर्ट ऑफ कॉल है। ठीक है, तो अदन हो जाएगा आपका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भोजपुरी उपन्यास, ठीक है, पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 जौहर सफियाबादी, ऑप्शन 2 रमेश चंद्र झा, ऑप्शन 3 विवेकी राय, ऑप्शन 4 बिंदा सिंह। तो जो भोजपुरी उपन्यास है पूर्वी के धा, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना थी उसकी रचना की गई थी जौहर सफियाबादी के द्वारा। जौहर सफियाबादी ने भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और ये जो है ये आप कह सकते हैं कि इसे प्रकाशित किसने किया था? इसे प्रकाशित करवाया गया था नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, इसकी प्रकाशन की गई थी और ये सबसे पहला भोजपुरी उपन्यास भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जीके का प्रश्न हमारा, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 84, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ऑप्शन 1 38, ऑप्शन 2 39, ऑप्शन 3 41 या फिर ऑप्शन 4 42। तो जो बिहार विधानसभा क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हमें ध्यान रखना है कि जो 38 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में आरक्षित कर दी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया? ठीक है, ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो जो प्राचीन भारत है उसमें जोरवे संस्कृति का नाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, एक और चीज इसके बारे में जान लीजिए। जोरवे संस्कृति एक ताम्र प्रस्तर युगीन पुरातात्विक संस्कृति थी। ठीक है, जिसके अवशेष अब पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद हैं और इसके प्रमाण उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तक विस्तृत है। इसका नाम जोरवे स्थल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? ऑप्शन 1 तिब्बती पठार, ऑप्शन 2 बोलिवियन पठार, ऑप्शन 3 मालवा पठार, ऑप्शन 4 लद्दाख पठार। ठीक है, तो पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन होगा? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मालवा पठार। ठीक है, तो मालवा पठार जो है वो है आपका पिडमोंट पठार का एक उदाहरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संक्रामक रोग और बाहरी प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 1 है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन 2 लाल रक्त कोशिकाएं एंडोप्लाज्म, और तीसरा है रेटिकुलम और चौथा है गोल्जी तंत्र। तो जो संक्रामक रोग है या जो बाहरी प्रभाव से जो शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं हैं आपका ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसी को बोला जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं इसे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A1 विल बी करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाली फसलें क्या क्या है? ऑप्शन 1
खरीफ फसलें, ऑप्शन 2 जायद फसलें, ऑप्शन 3 रबी फसलें या ऑप्शन 4 खरीफ फसलें। तो आखिर पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित कौन कौन सी फसलें हो जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 यानी कि रबी फसलें। ठीक है, रबी फसलें जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित हो जाती हैं। इस चीज़ को एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यह रबी फसलों में किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नहीं, वो भी देखेंगे। जो आप कह सकते हो पश्चिमी विक्षोभ मध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों में बारिश लेकर आता है। यह रबी फसलों विशेष रूप से गेहूं, चना और सरसों के लिए फायदेमंद है जो भारत की खाद्य सुरक्षा को पूरी करने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में औसतन 4 से 5 पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उससे जो रबी फसलें गेहूं, चना और सरसों इन सभी को फायदा पहुंचता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? ऑप्शन 1 पुरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग, चौथा ताम्र पाषाण युग। तो जो माइक्रोलिथ है वो किस इसमें पाए जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण युग। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, माइक्रोलिथ का क्या मतलब होता है? माइक्रोलिथ मतलब पत्थर का एक सूक्ष्म हथियार या उपकरण होता है। ठीक है, और जिसे बनाया कैसे जाता है? जिसे आमतौर पर पत्थर या चट से बना होता है और जिसकी आमतौर पर जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर से आधा सेंटीमीटर तक चौड़ाई होती है इसकी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर तक लंबाई और चौड़ाई लगभग आधा सेंटीमीटर तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है हमारे पास, ऑप्शन 1 मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। दूसरा ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन 3 है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और ऑप्शन 4 है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो कहाँ से संबंधित होगा ये? तो जो संविधान की 5वीं सूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रकाशन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, किसे छोड़कर? तो याद रखेंगे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और यह भी कह सकते हैं कि जिन्हें भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में अलग से शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। पहला, राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन। दूसरा, पंचायती राज सुधार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। और चौथा, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी को। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है वो कब बनाई गई थी? तो एक चीज जान लीजिए, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूलभूत कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। ठीक है, जिसकी आवश्यकता आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान महसूस की गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति जो है इसने क्या सिफारिश की थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेश करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? ऑप्शन 1 नारी शिक्षा, ऑप्शन 2 विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन 3 सती प्रथा पर रोक और ऑप्शन 4 छुआछूत। तो जो ईश्वरचंद विद्यासागर है वो विधवा पुनर्विवाह पर उसके लिए कई सारे कदम उठाए थे। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमलगम किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन 1 चांदी, ऑप्शन 2 पारा, ऑप्शन 3 सीसा और ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम।
तो जो अमलगम है, ठीक है, वह एक कह सकते हैं कि पारा का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। मरकरी का एक आप कह सकते हैं अमलगम के अंदर जब भी आप देखेंगे तो जो आपका मरकरी है वो जरूर प्रेजेंट होगा, यानी कि पारा तो हमेशा उसमें प्रेजेंट ही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन 1 पास्कल का नियम, ऑप्शन 2 बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन 3 स्टोक का नियम, या ऑप्शन 4 टॉरिसेली का नियम। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो पास्कल के लिक्विड के प्रेशर के नियम पर काम करता है, यानी कि पास्कल के नियम पर ही काम करेगा। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, दम्फा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? जो दम्फा टाइगर रिजर्व है वो किस जगह पर है? ऑप्शन 1 नागालैंड, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन 4 मिजोरम। तो आप ये कह सकते हैं कि जो दम्फा टाइगर रिजर्व है ये आपका कहां पर स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है, याद रखेंगे इस चीज को, मिजोरम दम्फा टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन 1 2007, ऑप्शन 2 2005, ऑप्शन 3 2008 या फिर ऑप्शन 4 2006, ठीक है। तो जो भारत में केंद्र सरकार ने संबंध पर द्वितीय आयोग का जो गठन है वो किया था 2007 में। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बारे में और चीजें जान लीजिए। जो भारत सरकार है इसने 2 दशक पूर्व, ठीक है, सरकारिया आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार करने के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दे पर विचार करने के लिए, ठीक है, कितने तारीख को ध्यान रखेंगे? 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो जो आप कितने तारीख को गठन किया गया? तो 27 अप्रैल 2007 को। उसके आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंची। कौन थे? मदन मोहन पुंची, ठीक है, इसका याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? ऑप्शन 1 दिसंबर 2005, ऑप्शन 2 सितंबर 2005, ऑप्शन 3 जून 2006 या ऑप्शन 4 अप्रैल 2006, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2006। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बारे में और चीजें जान लीजिए कि 27 राज्यों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट को अपनाने के बावजूद बिहार में इसे लागू करने में सर्वाधिक धीमा रहा, यानी कि बिहार में बहुत लेट से इसे लागू किया गया। राज्यों के से आशा की गई थी कि वो अपनाने में 120 दिनों के भीतर इसकी प्रक्रिया विधि लागू कर देंगे, लेकिन बिहार सरकार ने आरटीआई कानून को 8 महीने बाद जून 2006 में अधिसूचित किया था, ठीक है। तो ये लागू होने के कितने दिनों के बाद हुआ? ये 120 दिनों के बाद। चलिए अगले प्रश्न के बाद। हाँ, 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कपास सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य था जो करता था? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और जो 4 ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन 2015-16 में कौन सा राज्य था? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। एक और चीज जान लीजिए, गुजरात जो है वो देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और पूरे राष्ट्र में उत्पादन में 30% से अधिक योगदान के साथ जो गुजरात है वो पहले नंबर पर है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखेंगे। दूसरी बात, जो पूरे भारत में जितना कपास का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 70% गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ही उत्पादन करता है इतने कपास का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है पानी का पीएच मान क्या है? पानी का पीएच मान कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे ये जो प्रश्न है आपका, एक्चुअल में अगर शुद्ध पानी की बात करें तो उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, पानी का जो शुद्ध पीएच मान है वो 7 माना जाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि जो इसमें अच्छा विकल्प है वो कह सकते हैं आप 7.6, लेकिन जो शुद्ध पानी है उसका मान होता है 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन 1 1981, ऑप्शन 2 1978, ऑप्शन 3 1972 और ऑप्शन 4 1973। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत जो है 1973 यानी कि 1973 में शुरू कर दी गई थी। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? जो मैला आंचल पुस्तक है उसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, तो याद रखेंगे मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित 1954 का हिंदी उपन्यास है। तो इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस होने चाहिए। ये रहा, पहला फणीश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र कुमार, शिव प्रसाद रुद्र और उदय शंकर भट्ट। तो फणीश्वर नाथ रेणु ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 अनीता देसाई, ऑप्शन 2 भारती मुखर्जी, ऑप्शन 3 शशि देशपांडे और ऑप्शन 4 अरुंधति रॉय। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक थे वो थे अरुंधति रॉय। यही लिखी थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, ये रहा, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर और डेकामीटर। ठीक है, तो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा? सबसे पहले होगा सेंटीमीटर 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर जब हो जाए तो दूसरे नंबर पे डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद तीसरे नंबर पर मीटर। ठीक है, मीटर के बाद डेकामीटर और उसके बाद हेक्टोमीटर। ये कुछ सीरीज बनेगा 2 4 3 5 1। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर, 2 4 3 5 1। तो इसे हमने एक सीक्वेंस में लगाना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जब आप सांस लेते हो तो कितनी ऑक्सीजन होती है उस वायु के अंदर? ऑप्शन 1 30%, ऑप्शन 2 17%, ऑप्शन 3 21%, ऑप्शन 4 24%। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 21%। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखें, जो सांस लेने वाली जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? पहला असुंग, दूसरा जयंत सेन, तीसरा शीलभद्र सूरी और चौथा विजय सेन सूरी। तो जो जैन साहित्य है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना एक जैन विद्वान शालिभद्र सूरी ने की थी। तो शीलभद्र सूरी, या फिर कह सकते हैं ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, शीलभद्र सूरी ने की थी। कब? 1184 ईस्वी में। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? पहला पार्लियामेंट अधिनियम के अंतर्गत, दूसरा गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत, तीसरा केंद्रीय कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। तो आखिर ये जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है इसके गठन का प्रस्ताव जो है वो किसके तहत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। ठीक है, इसी के अंतर्गत केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया था।
ठीक। दूसरी बात कि आप यह भी जान सकते हैं इसके बारे में कि इसकी स्थापना जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत किया गया था। ठीक है। और इसके बाद इसे जो है पहली बार विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि SPI 1941 के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम हो गया केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 122 नंबर में, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन 4 जयप्रकाश नारायण। तो जो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है इसके लिखने वाले कौन थे? तो ये लिखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही लिखा था ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। दूसरी बात, ये कब लिखा गया था? तो ये 1942 में लिखी गई थी। ठीक है। इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो इसके यह जो है यह मानव जाति के इतिहास का एक मनोरम गाथा है। यह 1930 से 1933 के बीच ब्रिटिश भारत की विभिन्न जेलों में लिखे गए विश्व इतिहास पर 196 पत्रों का एक संग्रह है। ठीक है। दूसरी बात, यह जो पत्र है वो अपनी युवा बेटी इंदिरा गांधी को लिख कर गए थे और उन्हें विश्व इतिहास से परिचित कराने के लिए थे। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम भारत सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? ठीक है। ऑप्शन 1 I चूडीकर, ऑप्शन 2 जोगेंद्र नाथ मंडल, ऑप्शन 3 CH भाभा और ऑप्शन 4 आसिफ अली। तो वाणिज्य मंत्री जो है वो कौन थे उस समय पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका I चूडीकर। ये जो थे ये थे आपके भारत के वाणिज्य मंत्री। कब? तो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट की जो गठन की गई थी उस समय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लुकिंग ग्लास बना होता है पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा अपारदर्शी दर्पण। ठीक है। तो याद रखेंगे जो लुकिंग ग्लास है वो हमेशा बना होता है समतल दर्पण से, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 टोड, ऑप्शन 2 हाइला, ऑप्शन 3 राना टिग्रना और ऑप्शन 4 एलिटस। ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो हाइला मेढक है ना, हाइला मेढक, ठीक है, इसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन 1 शान सुहास कुमार, ऑप्शन 2 जेमी हर्ड, ऑप्शन 3 कैथरीन स्पिन और ऑप्शन 4 कैरिन इबास्को। तो मिस अर्थ 2017 जो है उसका खिताब किसने जीता था? याद रखेंगे ये चीज कि जो ये मिस अर्थ 2017 है ये कैथरीन इबास्को ने जीता था। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज जान लीजिए, ये कहाँ के रहने वाली है? तो फिलीपींस के भौतिक शास्त्री और साथ में ब्यूटी क्वीन करेन सांतोस इबास्को को नवंबर 2017 में मिस अर्थ 2017 द मॉल ऑफ एशिया एरेना इन पेसे, ठीक है, इसमें चुना गया था इसे। ठीक। दूसरी बात कि ये जो मिस अर्थ बनने वाली चौथी फिलिपिना महिला थी। चलिए अगले, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाए और उत्तर पश्चिम पूर्व बन जाए तथा इसी प्रकार तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? फिर से सुनिए, यदि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हमें नहीं करना अभी। ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा, ये है आपका तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन 1 बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन 2 बनवारी लाल पांडे, ऑप्शन 3 सत्यपाल मलिक और ऑप्शन 4 OP कोहली। तो आपको बताना होगा, इसके आंसर होंगे बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन 1 विल बी
करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो तमिलनाडु है उसके राज्यपाल हैं, उस समय के राज्यपाल थे, कौन थे? तो बनवारी लाल पुरोहित। वहीं पर वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि कौन है तमिलनाडु के राज्यपाल, तो वो होंगे रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, वो कब बने थे? तो वो एक्चुअल में 2016 में अपना नियुक्ति हुई थी उनकी। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? ऑप्शन 1 झिझिया, ऑप्शन 2 जट जटिन, ऑप्शन 3 कजरी, ऑप्शन 4 झूमरी। तो जो नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, तो जब सूखा पड़ जाता है तो झिझिया ये एक नृत्य है जिसके तहत आप कह सकते हैं कि इंद्र की पूजा की जाती है। ठीक है, एक और चीज जान लीजिए कि जब पूरी तरह से सूखा पड़ जाता है और कहीं भी पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई देती और उस समय भूमि फट जाती है, तो आकाश बिना बादलों के होते हैं, तो और लोग जो हैं बारिश का इंतजार करते रहते हैं। तो इसी समय गांव की महिलाएं बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करती हैं। वे अपनी गहरी भक्ति के साथ वर्षा के भगवान को खुश करने के लिए झिझिया नृत्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गन्ने में रेड रॉट बीमारी के होने का क्या कारण है? ऑप्शन 1 कवक, ऑप्शन 2 जीवाणु, ऑप्शन 3 शैवाल या ऑप्शन 4 विषाणु। आखिर किसके कारण होता है? तो ये गन्ना जो है इसमें लाल सड़न कवक के कारण होता है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका कवक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन 1 1965, ऑप्शन 2 1963, ऑप्शन 3 1972 या ऑप्शन 4 1969। तो पंचायती राज चुनाव समिति जो है इसका गठन किया गया था वर्ष 1965 में, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। 1965 में ही इसका गठन कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इरी नहर। ठीक है, इरी कैनाल जो है वो किसे जोड़ता है? पहला इरी झील और मिशिगन झील को, दूसरा इरी झील और हुरॉन झील को, तीसरा सुपीरियर झील और हुरॉन झील को, या चौथा इरी झील और ओंटेरियो झील को। तो आखिर ये जो इरी कैनाल है वो किससे जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा इरी झील और ओंटेरियो झील, इन दोनों को जोड़ता है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट, बेरिलियम, तीसरा हीलियम या चौथा ऑक्सीजन। तो जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें क्या यूज किया जाता है? तो इसमें याद रखेंगे जो हीलियम है उसका यूज किया जाता है। और भी इसके बारे में चीजें जान लेते हैं। एक परमाणु रिएक्टर शीतलक का उपयोग परमाणु रिएक्टर कोर से उष्मा को हटाने और विद्युत जनरेटर और पर्यावरण में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और शीतलक में हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय शीतलक होते हैं, तो इन्हीं का यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 147। बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन 1 पंचायत समिति के प्रमुख, ऑप्शन 2 जिला कल्याण पदाधिकारी, ऑप्शन 3 पंचायत समिति के उप प्रमुख और ऑप्शन 4 जिला पदाधिकारी। तो याद रखेंगे ये भी चीज कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पंचायत समिति के उप प्रमुख, यही हमेशा अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रमुख पदेन सदस्य और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष ही होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 149 WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन 1 जेनी एलिसन, ऑप्शन 2 निशा देसाई विश्वाल, ऑप्शन 3 सौम्या स्वामीनाथन, या चौथा आंद्रे अजूले। ठीक है, तो WHO के कार्यक्रम जो है उसके निदेशक उपनिदेशक किसे चुना गया? तो इसके उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर 3 सौम्या स्वामीनाथन, इसे चुना गया था। ठीक है, चलिए अब लास्ट इस पूरे इसका अंतिम प्रश्न हमारे पास है, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मेसाबी रेंज है वो आखिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इस यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास वो है लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा कोयला। तो जो मेसाबी रेंज है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लोहा के लिए। ठीक है, वहाँ पर लोहा के कई सारे अयस्क पाए जाते हैं, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर जो 2018 में जितने भी जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर को, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।